चीजें हमारे पास निकल के। नाउ सी, सपोज आपको बोलता है कि क्वेश्चन में लिखा है कि यू नीड टू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी। तो ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी, छोटे छोटे एग्जाम्पल से शुरू करेंगे। जैसे मान लो आपके पास एक CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड O CH3। सबसे पहले ये सोचो कि क्या ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है? ऑब्वियसली, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है तो लोन पेयर है, लोन पेयर है तो वो डोनेट करेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब मैंने एक दूसरा स्पीसीज बनाया CH3, लेट मी राइट लाइक दिस, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस है एंड वी हैव CH3। तो ये हमारा स्पीसीज नंबर 2 है। अगर आपसे मैं ये जानना चाहूँ कि स्पीसीज 1 और स्पीसीज 2 में ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसके पास है, विच वन विल बी मोर न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ज्यादा किसके पास है? फर्स्ट सर। वन सर। फर्स्ट वन, है ना? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि कैसे मैंने ये सोचा कि 1 इज मोर न्यूक्लियोफिलिक देन 2। ठीक है, तो ये हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर है। बहुत बढ़िया। कारण क्या है? बहुत सिंपल है कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव। तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव थोड़ा सा स्टेबल होता है, क्योंकि ऑक्सीजन खुद ही क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, सो डेफिनेटली कार्बन नेगेटिव विल बी मोर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो अब क्या होगा कि सपोज ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करना है इसको, तो ये कहीं ना कहीं अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा? जहां पे प्लस चार्ज होगा। ठीक है, जहां पे क्या होगा, प्लस चार्ज होगा। तो प्लस चार्ज यानी कि इफ यू हैव लेट से HX, ऐसा कुछ है। तो HX क्या है? HX में आपके पास इस तरफ प्लस चार्ज होगा, डेल्टा प्लस, और इस तरफ क्या होगा, डेल्टा माइनस। सो दिस नेगेटिव, जो नेगेटिव हमारे पास है, जो लॉन पेयर है, वो क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल आएगा और यहाँ से इस प्रोटॉन को ले जाएगा। क्लियर हो रही बात? तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या, X माइनस बाहर मिल जाएगा, H प्लस को वो लेके जाएगा। समझ में आ रही बात आपको? तो जब रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे ना, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अब देखो इन दोनों में कंपटीशन हुआ तो जीता कौन, 1, है ना? फर्स्ट वाला जीत जाएगा। तो फर्स्ट वाला पहले अटैक करेगा कंपेयर टू सेकंड वन। सेकंड वन की उतनी ज्यादा अनस्टेबिलिटी नहीं है, तो वो अटैक करने में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। दैट मेक सेंस? समझ में आ रही है बात? तो वो रिएक्शन मैकेनिज्म में विल टॉक अबाउट इट कि कैसे हम लोग इसको डील करेंगे। खैर फिलहाल इतना याद रखिए कि ये किस तरह से होता है। अभी इसको फॉरगेट अबाउट इट, अभी हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर पे काम कर रहे हैं। सेकंड एग्जांपल अगर हम लेते हैं, जैसे मान लो कि आपके पास, अब देखो इसमें क्या होता है, एक सॉल्वेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। सो लेट्स टॉक अबाउट द सॉल्वेंट फर्स्ट, देन विल कम बैक। ठीक है, क्योंकि सॉल्वेंट वाला रोल भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो, सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट होते हैं वो क्या काम करते हैं, जो भी आपके पास में सॉल्यूट होगा उसको डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, सो सॉल्वेंट्स आर बेसिकली यूज टू डिसॉल्व सॉल्यूट। वट एवर सॉल्यूट इज गिवन टू यू, आप क्या करेंगे, उसको उसमें डिसॉल्व करेंगे। और सॉल्वेंट क्या होते हैं, जनरली एक्सेस अमाउंट में होते हैं। ठीक है, तो आइडिया ये है। अब देखो क्या करना है आपको यहाँ पे। देखो ये जो सॉल्वेंट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, है ना? इनको हम लोग दो कैटेगरी में स्टडी करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ढंग से नोट करना है। सॉल्वेंट दो टाइप के हैं। एक को हम लोग बोलते हैं पोलर, पोलर सॉल्वेंट। अब जैसे मैंने पोलर बोला, आपको वो केमिकल बॉन्डिंग वाला सीन याद आना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग में क्या था, डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कैसे निकालते थे, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर वो वेक्टर क्वांटिटी ग्रेटर देन 0 आ रही है तो हम उसको बोलेंगे पोलर। ठीक है, और दूसरे को हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर। ठीक है, दो टाइप के सॉल्वेंट है, पोलर और नॉन पोलर। नाउ पोलर सॉल्वेंट की भी दो कैटेगरी हैं आगे, मतलब इसकी भी दो ब्रांच निकलेंगी आगे। एक को बोलेंगे पोलर में प्रोटिक सॉल्वेंट, प्रोटिक, और दूसरे को बोलेंगे एप्रोटिक। तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। प्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब होता है, ऐसा सॉल्वेंट जो H प्लस दे सके। ठीक है, तो प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब क्या कहूंगा मैं, H प्लस डोनर। और एप्रोटिक सॉल्वेंट का क्या मतलब होगा,
H+ डोनेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का एक एग्जांपल देखो, जैसे वाटर, वाटर, अमोनिया, अल्कोहल, एसिटिक एसिड और यू में से कार्बोक्सिलिक एसिड, ये ऐसे लोग हैं जो H+ दे सकते हैं और साथ में पोलर भी है। क्लियर है? तो पोलर भी है और साथ में H+ भी दे सकते हैं, इनको हम लोग बोलेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर है बात? तो शॉर्ट में मैं जनरली आगे चल के आपको लिख के दूंगा PPS, ठीक है। PPS मतलब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और एक दूसरी कैटेगरी है उसको बोलेंगे PAS, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। तो क्या आपको ये आइडिया समझ में आ गया कि सॉल्वेंट दो कैटेगरी के हैं, पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर सॉल्वेंट। अभी नॉन पोलर सॉल्वेंट का एग्जांपल देखिए, नॉन पोलर सॉल्वेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल है कार्बन डाइसल्फाइड। अब देखो ये इसका डाइपोल मोमेंट 0 कैसे है, तो भाई इसका स्ट्रक्चर बना के देखो, सल्फर इधर और सल्फर इधर, तो वेक्टर किधर जाएगी देखो, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, सल्फर की तरफ होगा। सल्फर इज स्लाइटली मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर गए, तो डाइपोल मोमेंट यहाँ पे क्या आ गया, म्यू की वैल्यू आ गई 0। तो जो कार्बन डाइसल्फाइड है अगर उसको सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे तो वो क्या होगा, नॉन पोलर होगा, तो ये आपका नॉन पोलर है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखिए बेंजीन, तो बेंजीन जो है वो क्या है, एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। ऐसे ही आप साइक्लोहेक्सेन को भी यूज कर सकते हैं, द साइक्लोहेक्सेन इज ऑल्सो नॉन पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। इसके बाद में यू कैन यूज दिस कार्बन टेट्राक्लोराइड, सो कार्बन टेट्राक्लोराइड इज ऑल्सो नॉन पोलर सॉल्वेंट। क्लियर है? आपको पता होगा ना कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या होता है, टेट्राहेड्रल ये होता है इस तरह सा, और यहाँ पे सारे वेक्टर सिमेट्रिकल है, इसलिए इसका जब हमने डाइपोल मोमेंट पढ़ा था याद करो केमिकल बॉन्डिंग में, तो म्यू का वैल्यू हमने बोला था ये 0 होता, तो म्यू का वैल्यू 0 है, इसलिए कार्बन टेट्राक्लोराइड एक नॉन पोलर सॉल्वेंट की तरह काम आएगा, ठीक है। CS2, ठीक है, CCl4, बेंजीन, साइक्लोहेक्सेन, ये सब क्या है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। पोलर सॉल्वेंट क्या होते हैं, जिनके अंदर डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, ठीक है। अब मैंने तो यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल लिखे, अब एप्रोटिक सॉल्वेंट के भी कुछ एग्जांपल देखेंगे। जो एप्रोटिक सॉल्वेंट है इसको मैं यहाँ पे इस बॉक्स में बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। लेट मी ड्रॉ थोड़ा सा बिगर बॉक्स, ऐसे करके ये बॉक्स में हम लोग जो भी लिखेंगे वो हम क्या लिखेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, यानी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, PAS। तो ये पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से हैं, एग्जाम्पल आपको याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको याद ही करनी पड़ेगी। साइक्लिक ईथर, साइक्लिक ईथर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है पोलर एप्रोटिक का। अभी देखो साइक्लिक ईथर का क्या मतलब है, इस तरह से, दिस इज साइक्लिक ईथर, और इसको हम लोग बोलते हैं THF। तो जब भी आपको कहीं पे THF दिखाई दे तो उसका ये मतलब है, THF का पूरा नाम क्या होता है, टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, THF याद रखना है। तो साइक्लिक ईथर बेसिकली पोलर तो है, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं दे सकते ना, आपको पता चल रहा होगा कि ईथर विल नॉट रिलीज H+, ऑलरेडी आपको ये तो मालूम ही है। तो THF एक टाइप का कैसा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, आपको ये सब याद करने हैं, ठीक है ना। सो सबसे बेस्ट जो है ना वो वाटर है, ठीक है। तो वाटर हमारा पोलर प्रोटिक की कैटेगरी में आता है। आगे समझते हैं, अभी एप्रोटिक सॉल्वेंट के एग्जांपल की बात कर रहे थे, एक एग्जांपल हमने देखा साइक्लिक ईथर, दूसरा एग्जांपल देखिए, दूसरा एग्जांपल है DMF,
ऐसे लिखा होगा। तो DMF का क्या मतलब है? डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। नाउ देखो, फॉर्मा अमाइड, तो अमाइड का क्या मतलब होता है? C डबल बॉन्ड O N, ठीक है, और डाइमिथाइल है, और फॉर्मामाइड है। फॉर्मामाइड का मतलब एक ही कार्बन, और डाइमिथाइल का क्या मतलब है? यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। अब देखो, ये ऐसा मॉलिक्यूल है जो H+ नहीं दे सकता, और ये मॉलिक्यूल पोलर तो है। आई होप इट इज क्लियर। आर यू गेटिंग दिस थिंग? हाँ सर। ठीक है, तो ये है दूसरा एग्जाम्पल। शॉर्ट में लिखा होगा वहां पे, हर बार एग्जामिनर ऐसे DMF लिखेगा, वो ये नहीं लिखेगा, ये वाला फोटो नहीं बना के देगा आपको, है ना। दिस पिक्चर इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चंस, वो DMF लिख के देगा। फिर हमारा है DMA, ठीक है, DMA डाइमिथाइल एसिटामाइड, ठीक है। सो दिस इज डाइमिथाइल एसिटामाइड। तो ये कैसा होगा भाई? ये सेम टू सेम है, CH3 C डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं एसिटा ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप, और इसके बाद में डाइमिथाइल, सो ऑब्वियसली CH3 एंड CH3, ठीक है। इज इट ओके? फिर है फोर्थ, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ठीक है। सो इसको शॉर्ट में बोलेंगे DMSO। सो DMSO का मतलब क्या है? डाइमिथाइल sulfoxide. What will be the formula? This one. ये हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल है DMS। DMS, तो ये क्या होगा? डाइमिथाइल सल्फाइड, और स्ट्रक्चर होगा इस तरह का। क्लियर है? तो DMF, DMA, DMSO, DMS, ये सब के सब क्या हैं? पोलर तो हैं, लेकिन एप्रोटिक सॉल्वेंट है। समझ आ गई बात इतनी? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं चीजों को। और देखिए, अब जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं, और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो क्या करते हैं। सो सबसे पहले लिखेंगे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू बोथ एनायन एंड केटायन। देखो, इस लाइन का क्या मतलब है? इस लाइन का सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके पास में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है और आपके पास में कुछ एनायन है कुछ केटायन है, तो वो क्या करेगा? दोनों को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू बोथ एनायन एंड केटायन बाय सॉल्वोलिसिस, ठीक है। वो सॉल्वोलिसिस इफेक्ट से क्या करेगा? उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम वाटर लेते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का हमारा सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? वाटर है। जो दिस इज एग्जांपल, ठीक है। तो वाटर, और सामने हमारे पास मान लो केटायन है Na+, और सामने हमारे पास एनायन है Cl-। सो हाउ दिस वाटर विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू दीज टू आयंस, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग सॉल्वोलिसिस? सॉल्वोलिसिस में क्या होता है कि वो Na+ दुखी है क्योंकि उसके ऊपर प्लस चार्ज है। वो चाहता है कि उसका जो प्लस है वो थोड़ा कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। हाउ दिस इज गोइंग टू हैपन? तो क्या होगा? वाटर क्या करेगा? अपना ऑक्सीजन वाला पार्ट है ना आगे ले आएगा इस तरह से, ठीक है। ऑक्सीजन वाला पोल जो है वो आगे, और आप तो जानते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है? Del-, इधर हाइड्रोजन है ऑब्वियसली। लेट मी पुट हाइड्रोजन। तो आपने ऐसे हाइड्रोजन रखने हैं,
एंड यू ऑल हैव आइडिया कि भाई ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, डेल माइनस है. सो आई कैन प्लेस डेल माइनस ओवर हियर, डेल माइनस ओवर हियर एंड डेल माइनस ओवर हियर. सो दिस डेल माइनस क्या करेगा, इस Na प्लस जो इलेक्ट्रॉनों की तलाश में इसको थोड़े से इलेक्ट्रॉन देगा और इस तरह से क्या करेगा, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. वो बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, चिंता मत करो, आई एम हियर टू हेल्प यू. क्लियर है. ऑक्सीजन के जो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर ज्यादा है, वो क्या करेगा, धीरे धीरे उसको दे देगा सोडियम को, एंड सोडियम विल बी वेरी हैप्पी. एंड एज यू ऑलरेडी नो कि सॉल्वेंट का जो अमाउंट होता है वो एक्सेस अमाउंट होता है, तो यहाँ पे सोडियम के चारों तरफ क्या होगा, बहुत सारे वाटर होंगे. इसलिए हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर पूरे मॉलिक्यूल को, इस पूरे आयन को ऐसे लिखते हैं Na प्लस एक्वस. समझ में आ रही बात. तो मैंने आपको पहले भी समझाया था कि Na प्लस एक्वस विल बी मोर स्टेबल देन Na प्लस मोल्टन. याद है ना, हाँ सर। ये चीज याद रखनी है. अब Cl माइनस के टाइम पे वो क्या करेगा, तो Cl माइनस का जब चांस आएगा तो वो अपने वाटर के पास ऐसी ग्रेट टेंडेंसी है कि व्हेन वाटर विल सी Cl माइनस, तो Cl माइनस भी दुखी है, लेकिन कैसे दुखी है, वो चाहता है कि मेरे इलेक्ट्रॉन कोई ले जाए. तो वाटर क्या करता है, वाटर है ना बहुत ही स्मार्ट आदमी है, वो हाइड्रोजन को आगे कर देता है यहाँ पे. ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोजन आगे आ जाएंगे. ठीक है, तो जब हाइड्रोजन आगे आएंगे तो आपको पता है उसके ऊपर क्या है, डेल्टा पॉजिटिव. ठीक है, हियर वी हैव टू हाइड्रोजन, लाइक दिस वी हैव ऑक्सीजन. सो एज यू ऑलरेडी नो कि इन सब के ऊपर क्या होगा, डेल्टा प्लस होगा. हियर वी हैव डेल्टा प्लस, हियर ऑल्सो वी हैव डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा प्लस. लाइकवाइज यू विल हैव दिस. अब देखो ये क्या करेगा, इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा. क्लियर है. इस तरह से जो इंटरेक्शन होगा प्लस माइनस का, जो अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी इसके पास. तो इसको हम लोग पूरे इस पर्टिकुलर सिस्टम को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे Cl माइनस एक्वस. और वैसे भी आपको पता है कि Cl माइनस एक्वस विल बी मोर स्टेबल देन नॉर्मल Cl माइनस विच इज इन द गैसियस फॉर्म. समझ में आ गई बात. सो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट विल प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू बोथ एनायन एंड कैटायन. तो जब भी आपके पास में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो क्या होगा, कैटायन होगा तो उसके चारों तरफ कौन होगा, सॉल्वेंट. एनायन होगा तो उसके चारों तरफ कौन होगा, सॉल्वेंट. तो अब आप एक बात समझिए कि Cl माइनस की साइज क्या हो गई है, बढ़ गई है. Na प्लस की साइज क्या हो गई है, बढ़ गई है. तो जब साइज बढ़ जाएगी, मोटापा बढ़ जाएगा, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, कम होगी. याद करो. हाँ हाँ सर। सर। न्यूक्लियोफिलिसिटी, मैंने कहा था न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर आपको बढ़ानी है तो आपको जिम जाना पड़ेगा, थोड़ा पतला होना पड़ेगा, साइज कम करनी पड़ेगी. ठीक है, तो बेसिकली साइज बढ़ गया यहाँ पे सॉल्वोलिसिस के थ्रू. सो दिस इज द आइडिया यू नीड टू रिमेम्बर. तो व्हेनेवर वी हैव पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी का जो ऑर्डर है वो अलग हो सकता है. उम्मीद कर रहा हूँ ये बात समझ पा रहे हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. तो देखो भाई, जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है वो क्या कर रहा है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट. जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो बेसिकली इट प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कैटायन ओनली. ठीक है, तो भाई पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या करते हैं, जो कैटायन होता है ना, जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है उसको तो स्टेबल कर देगा, लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है ना उनको वो स्टेबल करता ही नहीं, उनके साथ वो बात ही नहीं करते. समझ में आ रही बात. सो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट विल नॉट इंटरेक्ट विद एनायन. क्लियर है बात. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट नॉट इंटरेक्ट विथ anions.
जो भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होगी उनके साथ कौन बात नहीं करता, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। व्हाई? रीजन इज वेरी सिंपल, आई विल एक्सप्लेन। सी, यहाँ पे आप देखिए एक चीज समझिए कि वो केटाइन को स्टेबिलिटी कैसे देगा। तो सपोज करो कि आप कोई भी एक छोटा एग्जांपल पकड़ लो, कोई भी एक सॉल्वेंट हम पकड़ लेते हैं, सबसे आसान सॉल्वेंट पकड़ लेते हैं, लेट्स से दिस वन, ये वाला हमने पकड़ लिया। यहाँ पे मिथाइल है ऑब्वियसली, और यहाँ पे भी मिथाइल है, ठीक है। सो ये हमारा जो है इसका नाम है DMA, डाइमिथाइल एसिटामाइड, शॉर्ट में हम बोलेंगे। अब आइडिया क्या है कि केटाइन को ये स्टेबिलिटी कैसे देते हैं। तो केटाइन को स्टेबिलिटी देने के लिए लेट अस कंसिडर Na+ वी हैव। तो Na+ के सामने ये क्या करेगा, देखो इसमें डाइपोल का डायरेक्शन किधर होगा, तो इधर आपके पास डेल माइनस होगी और यहाँ पे क्या होगी, डेल प्लस। समझ में आ रही बात? तो ये जो ऑक्सीजन का डेल माइनस है ना, ऑक्सीजन का डेल माइनस, वो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। हाउ? क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है और इस तरफ ऑक्सीजन है, सो वी विल बी हैविंग, यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन को आगे करना होता है, सो वी हैव ऑक्सीजन लाइक दिस and we have hydrogen over here, then we have nitrogen and these two. So here we have del minus and here we have del plus. तो ये ऐसे इंटरेक्शन करके आपको यहाँ पे भी आप इस तरह से 3-4 लोगों को बता सकते हैं, बना के वो सेम स्पीसीज को कॉपी पेस्ट करके आप बता सकते हैं, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को? तो केटाइन तो स्टेबल हो गया, लेकिन एनाइन के साथ क्या प्रॉब्लम होती है? एनाइन के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जो डेल प्लस है ना, वो क्राउडेड है। क्राउडेड मतलब यहाँ पे बहुत बल्कि ये ग्रुप लगे हुए हैं, तो नेगेटिव चार्ज के पास ये नहीं जा पाते बेचारे, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है। तो नेगेटिव चार्ज के पास ये जा नहीं पाएगा, क्योंकि इधर क्या है, ऑक्सीजन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, सो नेगेटिव नेगेटिव विल रिपल। और ये डेल प्लस है, ये क्या होता है, काफी दूर होता है, सो डिस्टेंस बिटवीन डेल पॉजिटिव एंड Cl- विल बी मोर बिकॉज ऑफ बल्कि ग्रुप प्रेजेंट ऑन द सॉल्वेंट इटसेल्फ। समझ में आ रही बात? जो मिथाइल हैं वो क्या करेंगे, क्राउडिंग करेंगे, एंड क्राउडिंग करने की वजह से क्या होते हैं, वो जो डेल्टा प्लस है वो एक्सेसिबल नहीं होता है, ठीक है। डेल्टा प्लस चार्ज इज नॉट एक्सेसिबल बाय anion, so that is the reason the solvolysis effect which cannot be done over here। समझ में आ रही बात? is it clear? Yes, sir. okay, so this is the idea। so हमेशा याद रखना है कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट किसको फ्री रखते हैं, एनायन को फ्री रखते हैं, उनसे कोई बात ही नहीं करते वो। सो नाउ ट्राई टू हैव अ लुक ऑन दिस। सपोज हमारे पास है ना F माइनस है, we have Cl minus, we have Br minus, and we have I minus, and we are trying to figure out the nucleophilicity। so nucleophilic character, nucleophilicity, nucleophilicity। तो न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर किसके पास ज्यादा है, लेकिन मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट लिख दिया है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। लेट अस कंसीडर, मैंने लिख दिया है पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, रिमेंबर, जो एनायन होते हैं उनके साथ पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट बात नहीं करता। अब बात ही नहीं करेगा तो उनके ऊपर सॉल्वोलिसिस होगा नहीं, सो एनायन आर नॉट गोइंग टू सॉल्वोलाइज्ड बाय द सॉल्वेंट, ठीक है। तो अब इसमें सबसे छोटा कौन होगा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ साइज? F minus. F माइनस। सो डेफिनेटली वी हैव टू अंडरस्टैंड द साइज ऑर्डर। तो ये होगा आपका साइज का ऑर्डर, सो ऑर्डर ऑफ साइज, ठीक है। अब अगर ऑर्डर ऑफ साइज ये है, ठीक है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? उल्टा सर। उल्टा हो जाएगा, बहुत बढ़िया। सो इफ यू हैव पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, F माइनस विल बी वेरी वेरी गुड न्यूक्लियोफाइल कंपेयर्ड टू Br माइनस एंड I माइनस, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। अच्छा, ये बात कॉन्ट्राडिक्टरी है, मैंने आपको समझाया था कि जब हम एक ग्रुप की बात करते हैं तो वहां पे साइज जो है वो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, याद है ना। सो साइज डोमिनेटिंग फैक्टर होता है, तो I माइनस यहाँ पे सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, है ना। मैंने पहले भी आपको बताया था कि RO माइनस और RHS माइनस में अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो मैंने आपको पढ़ाया था कि RS माइनस जो है वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है बिकॉज ऑफ साइज।
इज इट क्लियर? हाँ सर। तो हमेशा याद रखना है कि वो जो साइज वाला ऑर्डर वो जो आता है ना, वो किसकी वजह से आता है? वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से आता है। ए प्रोटिक सॉल्वेंट है ना, तो आंसर ये आएगा आपका। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सो अगर आपके पास में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा एंड अगेन यू हैव टू टेल द न्यूक्लियोफिलिसिटी, ठीक है, तो इस केस में आंसर क्या आएगा? अब आप उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा। इस केस में आपका आएगा ये आंसर, ठीक है। सो दिस विल बी योर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर। सो I माइनस विल बी हाईली न्यूक्लियोफिलिक व्हेन वी हैव पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कौन कौन से? लाइक वाटर, अमोनिया, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, ऐसे ऐसे सॉल्वेंट जो H प्लस दे सके। समझ में आ रही बात? और साथ में पोलर भी होने चाहिए। सिर्फ H प्लस देने से मतलब नहीं है, इट हैज टू बी हैव डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? हाँ सर। Okay, so nucleophilicity depends on what? What are the various factors which are going to affect the nucleophilicity? एक तो availability of lone pair, definitely. एक तो stability of that negative charge, again it is very very important. Electronegativity of atom, वो भी important है। और तीसरी चीज, solvent भी important role play कर रहा है। समझ में आ रही बात? Solvent is actually going to play very very significant role, ठीक है, इन ऑर्डर टू डिसाइड न्यूक्लियोफिलिसिटी और न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ अ गिवन स्पीसीज। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपसे पूछे कि कौन कौन से फैक्टर न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को प्रभावित करेंगे, तो आपका आंसर सिंपल है, ठीक है। वो कौन सी स्पीसी नेगेटिव है या न्यूट्रल है, पहली बात। दूसरी बात क्या लिखेंगे आप?